नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। नोएडा में युवराज मेहता की मौत मामले में सूत्रों के हवाले से एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू में भारी लापरवाही ही युवराज की मौत की वजह बनी। जलभराव की जानकारी पहले से होने के बाद भी इंतजाम नाकाम रहे। मौके पर मौजूद कई विभागों के बावजूद समय पर युवराज को बचाया नहीं जा सका। नोएडा हाईटेक सिटी, चमचमाती इमारतें और स्मार्ट सिस्टम के दावे, लेकिन इसी शहर में एक नौजवान की मौत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जो सब कुछ होते हुए भी एक जान नहीं बचा सकी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता, जो एक बेहतर भविष्य के सपने लेकर निकले थे, उन्हें क्या पता था कि एक लापरवाह सिस्टम उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा। नोएडा के सेक्टर 150 में निर्माणाधीन इमारत के पास कई फुट गहरा गड्ढा, जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। यही गड्ढा युवराज की मौत का कारण बना। अंधेरे में दिखाई न देने वाले गड्ढे में युवराज की कार सीधे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। कार डूबने लगी, लेकिन युवराज पूरी तरह से फंसे नहीं थे। वो जिंदा थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। कार गिरते ही युवराज ने अपने पिता को फोन किया, घबराई हुई आवाज और आखिरी उम्मीद, पापा मुझे बचा दो। पिता करीब 20 मिनट में मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबी कार के ऊपर लेटा है और हर सांस के साथ जिंदगी हार रहा है। पिता ने तुरंत पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ को फोन किया। उम्मीद थी कि अब रेस्क्यू शुरू होगा, लेकिन यहीं से सिस्टम की बड़ी चूक शुरू हुई। घटनास्थल पर एक दो नहीं, पूरे 80 जवान मौजूद थे। पुलिस, दमकल, एसडीआरएफ, लेकिन कोई भी पानी में उतरने को तैयार नहीं था। कभी ठंडे पानी का हवाला तो कभी संसाधनों की कमी। हर विभाग के पास अपने बहाने थे, लेकिन युवराज के पास वक्त नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि जब युवराज जिंदा था तो उसे बाहर निकालने में करीब 2 घंटे क्यों लग गए। युवराज मेहता की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी भी गठित की। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई, उसके मुताबिक रिपोर्ट में साफ तौर पर बचाव कार्य में बरती गई गंभीर लापरवाही को युवराज की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन के आसपास अधिकारियों को इस रिपोर्ट में जिम्मेदार ठहराया और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो लापरवाही का इस रिपोर्ट में रखा गया। 31 तारीख को जब ट्रक वहां पर लटका, उसके बाद किस तरीके के एहतियात बरते गए, उसको लेकर सवालों में कई अधिकारियों की भूमिका है और युवराज मेहता की मौत से पहले किस तरीके के कदम वहाँ पर उठाए गए, जो स्थानीय लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायतें की गई, उन पर अमल क्यों नहीं किया गया, इस बात को भी इसमें रखा गया। जांच 7 दिन तक चली। सैकड़ों दस्तावेज खंगाले गए। करीब 30 अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ हुई। करीब 550 पन्नों का लिखित रिपोर्ट, ड्यूटी चार्ट, कॉल रिकॉर्डिंग्स और प्रतिक्रिया समय, सब कुछ जांच के दायरे में रहा। नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में एसआईटी द्वारा अपनी जांच पूरी कर ली गई है। एसआईटी की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। दरअसल लापरवाही और समन्वय की कमी, सबसे बड़ी जो कमी है वो अधिकारियों की मानी गई। रेस्क्यू टीम जब मौके पर पहुंची तो वो 2:15 तक एसडीआरएफ को फ़ोन क्यों नहीं की, संबंधित जो भी उपाय थे, जो भी उपकरण बुलाने थे वो क्यों नहीं बुला पाए और सीनियर अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई। निचले स्तर के अधिकारियों की तरफ से ये भी खुलासा एसआईटी की जांच में हुआ है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। वहीं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी 31 दिसंबर की घटना, जब ट्रक वहां पर आधा लटका था, उसके बाद अधिकारियों ने किस तरीके का संज्ञान लिया, इस पर कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। इंजीनियर की मौत होने तक इंतजार क्यों किया गया, वहां पर रिफ्लेक्टर क्यों नहीं लगाए गए और तमाम तरीके के जो मांग की जा रही थी जनप्रतिनिधियों की तरफ से या स्थानीय लोगों की तरफ से, उसको नज़रअंदाज क्यों किया गया। इन तमाम सवालों के जवाब में 1 दर्जन के आसपास जो अधिकारी हैं वो फिलहाल रडार पर हैं और उन अधिकारियों की विस्तृत रिपोर्ट जो है वो एसआईटी द्वारा तैयार कर ली गई है। जांच में यह भी सामने आया कि जलभराव की जानकारी पहले से ही प्रशासन को थी। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की योजना कागजों पर तो बनी, लेकिन जमीन पर उसका कोई अस्तित्व नहीं था। प्लॉट आवंटन से लेकर हादसे तक ड्रेनेज सिस्टम पर कोई ठोस काम नहीं किया गया। स्थायी जल निकासी की योजना सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह गई और उसी लापरवाही की कीमत युवराज को जान देकर चुकानी पड़ी। जांच के दौरान खनन विभाग की भूमिका भी सवालों में रही। कितनी रॉयल्टी जमा हुई, कितनी गहराई तक खुदाई की अनुमति थी और क्या तय सीमा से ज्यादा खनन हुआ, इन सभी बिंदुओं की जांच हुई।
जो खनन विभाग है, खनन विभाग ने अगर यहाँ पर बेसमेंट खुदाई का परमिशन दी थी तो वो नियमों के तहत क्यों नहीं की गई। वहाँ पर जब पानी निकल गया उसके बाद उस खनन को रोका गया और तकरीबन 70 फीट गहरा गड्ढा पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा क्यों बना रहा। स्पोर्ट सिटी परियोजना से जुड़े तमाम अधिकारियों के से सवाल किए गए। नियोजन विभाग की बात की जाए, जो बिल्डर ग्रुप हाउसिंग प्लॉट की देखरेख करता है, उनके द्वारा समय रहते क्या कदम उठाए गए, वो भी सवाल एसआईटी की तरफ से किए गए थे। प्राधिकरण, पुलिस और प्रशासन तीनों ने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिश की। किसी एक विभाग ने पूरी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की, लेकिन रिपोर्ट ने सभी की जवाबदेही तय की है। जनप्रतिनिधियों के लेटर की बात की जाए, स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं जल रही थी उसकी बात की जाए, या जो वहाँ पर बैरिकेटिंग लगाए जाने चाहिए थे वो नहीं लगाए गए। स्पीड ब्रेकर के पास जो घटना स्थल से 400 मीटर दूर है उसके पास कोई साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया कि तीव्र मोड़ है, क्योंकि 90 डिग्री का मोड़ था। तो वहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए क्यों उचित कदम नहीं उठाए गए, उसको लेकर फिलहाल दमकल विभाग, थाना नॉलेज पार्क पुलिस और नोएडा प्राधिकरण के 4 से 5 विभाग ऐसे हैं जिनके अधिकारियों की इस पूरे मामले में कमी पाई गई और उन अधिकारियों को जिस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए थे वो कदम नहीं उठाए गए। इस रिपोर्ट में के बाद अब कई अधिकारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। जब अधिकारी और जवान पीछे हटते रहे तब एक डिलीवरी बॉय मुनींद्र पानी में उतरने को तैयार हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवराज जिंदगी की जंग हार चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम रिपोर्ट में साफ दर्ज है। वरिष्ठ अधिकारी, जूनियर इंजीनियर और मौके पर तैनात कर्मचारी, सबकी भूमिका जांच के केंद्र में रही। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट ना जलने की शिकायत जो हुई थी उस पर क्या कार्रवाई की गई, और नोएडा प्राधिकरण का जो ट्रैफिक सेल है उसने पर्याप्त साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाए, वहाँ पर टर्न 90 डिग्री का है उसको लेकर जानकारी क्यों नहीं दर्शाई गई थी। तो इन तमाम सवालों को लेकर 12 के आसपास जो अधिकारी हैं वो फिलहाल सवालों के दायरे में हैं। स्थानीय थाना यानी नॉलेज पार्क थाने की अगर बात की जाए तो वहाँ उस लेवल पर अपने सीनियर अधिकारियों को जानकारी ना देना भी लापरवाही मानी गई है, और दमकल विभाग द्वारा SDRF को 2 घंटे बाद सूचना दी गई, उसको लेकर भी लापरवाही मानी जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। निलंबन, विभागीय जांच और आपराधिक केस तक की संभावना जताई जा रही है। युवराज मेहता की मौत अब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि ये इस सिस्टम की लापरवाही है। जो समय रहते जाग जाता तो एक जिंदगी बच सकती थी। अगर सही समय पर रेस्क्यू सिस्टम सक्रिय होता, अगर तालमेल होता और जिम्मेदारी निभाई जाती तो शायद आज युवराज जिंदा होते। नोएडा से अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। नोएडा में युवराज मेहता की मौत के 13 दिन बाद भी सिस्टम की नींद पूरी तरह नहीं टूटी है। हादसे के बाद सख्त आदेश तो जारी हुए, लेकिन जमीनी हकीकत वही लापरवाही दिखा रही है। शहर के कई इलाकों में आज भी खुले गड्ढे, टूटी सड़कें और अधूरी बैरिकेडिंग जानलेवा बनी है। नोएडा आधुनिक शहर जहां ऊंची इमारतें भविष्य का सपना दिखाती हैं, लेकिन इन्हीं इमारतों के नीचे मौत के गड्ढे खुले पड़े हैं। सेक्टर 150 की एक दर्दनाक घटना को 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़े हैं। क्या सिस्टम ने कुछ सीखा? यह सब कुछ आदेशों और कागजों तक ही सीमित रह गया है। जांच में लापरवाही की बात सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई के संकेत जरूर दिख रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इसी की पड़ताल के लिए हम निकले नोएडा की सड़कों पर। सेक्टर 150 में बिल्डर द्वारा खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में इंजीनियर की मौत के बाद प्राधिकरण कितना सजग हुआ, कितने उचित कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए हम ऐसे तमाम साइट की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे जहां बिल्डरों द्वारा बेसमेंट खोदे गए। लोकेशन नोएडा सिटी सेंटर। सबसे पहले हम पहुंचे नोएडा सिटी सेंटर, जहां से हर दिन लाखों लोग गुजरते हैं। यहां मेट्रो स्टेशन, मोरना बस डिपो, जिला अस्पताल और कई रिहायशी सेक्टर हैं। इसी बेहद व्यस्त इलाके में एक बिल्डर को जमीन दी गई। बिल्डर ने बेसमेंट की खुदाई कराई, लेकिन किसी कारण से निर्माण कार्य बंद हो गया। करीब 40 फीट गहरा गड्ढा जो लंबे समय तक खुला पड़ा रहा। ये गड्ढा किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा था। अब हाल ही में प्राधिकरण के नए आदेश के बाद यहाँ रिफ्लेक्टर और टिन शेड लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हादसे के बाद जागना ही सिस्टम की पहचान बन गई है?
तो सिटी सेंटर पर हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है और इस मेट्रो स्टेशन के साथ साथ यहाँ पर मोरना बस डिपो भी है। काफ़ी व्यस्त इलाका है और इस इलाके में एक बेसमेंट जो है वो यहाँ एक मॉल के पास खोदा गया था। कई साल पहले बेसमेंट खोदा गया था, तकरीबन 40 फीट के आसपास का जो बेसमेंट है वो यहाँ खुदा हुआ था और इसके आसपास की जो बैरिकेटिंग थी वो गल गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आदेश दिए गए हैं उसके बाद इस साइड पर अब कम से कम बैरिकेटिंग लगाते हुए जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये टीन सेट लगाया गया है, टीन सेट से इसको कवर करने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्टर का काम करने वाली जो टेप हैं उनको चिपकाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से लगातार लोगों की आवाजाही रहती है और इस गड्ढे में भी अगर कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरती है तो उसकी जान जा सकती है। लिहाजा लोग एहतियात बरतें और रिफ्लेक्टर्स की मदद से रात में ख़ास तौर पर इस बात का अनुमान तमाम वाहन चालकों को हो जाए कि यहाँ गड्ढा है, हादसा हो सकता है। तो फिलहाल पहले पॉइंट पर अगर सिटी सेंटर की बात की जाए तो यहाँ अधिकारियों के आदेश का पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर के और भी ऐसे इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो सीधे तौर पर डेथ पॉइंट बने हुए हैं। ना तो बिल्डर द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं और ना प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। लोकेशन सेक्टर 105 पेट्रोल पंप के पास। अब चलते हैं सेक्टर 105, जहां पेट्रोल पंप के पास सालों से एक बेसमेंट खुदा हुआ है। निर्माण कार्य बंद है लेकिन गड्ढा आज भी वहीं है। हादसे के बाद यहां भी जरूर दिशा निर्देश जारी हुए, लेकिन जमीनी हकीकत सिर्फ खानापूर्ति की गवाही देती है। हल्के बांस लगाए गए, उन पर पॉलीथीन वाले रिफ्लेक्टर टांगे गए जो अब छूटने भी लगे हैं। न मजबूत बैरिकेडिंग है और न ही सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। सेक्टर 105 में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये बेसमेंट का गड्ढा काफ़ी समय से यहाँ पर खुदा हुआ है और इस रोड से भी तमाम गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ रफ्तार से जाती हैं और काफ़ी लोगों की आवाजाही है। कई सोसाइटी, मॉल और तमाम भीड़भाड़ वाला इलाका है। एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड भी इसके बगल से होकर जाती है और यहाँ पर आग लगने की भी कई बार घटना सामने आ चुकी है। आग बुझाने के लिए भी कई दिन का समय लगा, लेकिन गड्ढा क्यों खुदा हुआ है उसको लेकर प्राधिकरण का बिल्डर देखने वाली जो विभाग है, नियोजन विभाग, उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब ये बांस के कुछ बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देखेंगे ये शायद उस हादसे होने के बाद यहाँ पर इसको रोकने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन अगर कोई गाड़ी आती है तो आप देख सकते हैं ये बांस कितने उस गाड़ी को रोकने के लिए कामयाब होंगे। ये गाड़ी, कोई भी गाड़ी आएगी स्कूटर तक ये नहीं रोक पाएंगे। कार्रवाई दिखाने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं और रिफ्लेक्टर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके का मजाक यहाँ पर किया जा रहा है। रिफ्लेक्टर की ये पिन्नी है, ये यहाँ पर लगा दी है, कुछ दिन बाद पिन्नी भी छूट जाएगी और उसके बाद ये बांस भी यहाँ कर गिरते हुए नजर आएंगे और इस तरीके से हादसे को दावत लगातार दी जाती रही है। और संबंधित अधिकारियों ने आदेश जरूर दिया है कि बिल्डरों से इस तरीके से रिफ्लेक्टर लगवाए जाएं, बैरिकेड्स वहाँ पर लगवाए जाएं, लेकिन कैसे खानापूर्ति की गई है, कार्रवाई जो है फिलहाल सेक्टर 105 वाली नाकाफी दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गड्ढा कई सालों से ऐसे ही पड़ा है। बारिश के मौसम में पानी भर जाता है और हर रोज ये किसी की जान के लिए खतरा बनता है। ये 150 की जो घटना हुई है उसके बाद आपका भी धन्यवाद है, प्रशासन का भी है कि उन्होंने बैरिकेडिंग लगाई। लेकिन ये गड्ढा आज से नहीं, हमें सेक्टर में 15 साल हो गए हैं और जब से हम सेक्टर में आए तब से गड्ढा खुदा हुआ है ये। और ये अभी बांस बल्लियाँ लगा दी हैं इन्होंने 150 के इंसिडेंट के बाद। लेकिन क्या इससे गाड़ी तो छोड़े, मेरा स्कूटर भी नहीं रुकेगा। मैं अगर स्कूटर भी 50 की स्पीड से लाता हूँ यहाँ पे, तो सुबह अभी मैं जिम से ही आ रहा हूँ, जब यहाँ फॉग होती है तो पता नहीं चलता रोड कहाँ है और गड्ढा कहाँ है। तो ये बांस बल्ली एक मेकशिफ्ट मेकअप है जो कोई काम नहीं करेगा, जो अभी इन्होंने चलो कर भी दिया है, लेकिन 15 साल से सरकार क्या सोई हुई थी और आगे भी ये बांस बल्ली किसी काम की नहीं है, मेकशिफ्ट एक है। लोकेशन सेक्टर 133 स्कूलों का इलाका। अब बात सेक्टर 133 की, जहां कई निजी स्कूल मौजूद हैं, यानी बच्चों की आवाजाही दिन भर बनी रहती है। यहां एक बिल्डर का निर्माण कार्य चल रहा है। बेसमेंट खुदाई के दौरान प्राधिकरण द्वारा बनाया गया नाला टूट गया। सर्विस रोड का आधा हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। सड़क टूटने से बिजली के खंभे भी अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। बिल्डर ने मलबा डालकर सर्विस रोड को ही बंद कर दिया, लेकिन संबंधित विभागों की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आती। नोएडा के सेक्टर 133 में मौजूद है। नोएडा के ऐसे इलाके जहां पर हादसे में लोगों की जान जा सकती है, उन इलाकों को देख रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सेक्टर 133 के हालात। यहाँ कई निजी स्कूल हैं, उसके बावजूद सर्विस रोड की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। एक बिल्डर की निर्माणाधीन साइड है और सर्विस रोड पूरी तरीके से धंस चुकी है। जो नाला यहाँ से होकर गुजरता है वो नाला पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और
सर्विस रोड आधे से ज़्यादा टूट जाना, यानी इसके बगल से बिल्कुल सर्विस रोड पर ही हाई टेंशन तार का पोल भी लगा हुआ है। इस पोल से हाई टेंशन लाइन की सप्लाई हो रही है, बिजली की सप्लाई हो रही है, और अगर पोल तक ये इसी तरीके से टूटता रहा तो एक बड़ा हादसा बिजली के यहाँ पर गिर जाने से, तार यहाँ पर गिर जाने की वजह से हो सकता है। पिछले काफ़ी दिनों से इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। बिल्डर की तरफ से अपनी बैरिकेड्स कर ली गई है, लेकिन नाला जो टूटा है या सर्विस रोड जो टूटी है, ये कब तक इसकी मरम्मत होगी। और ख़ास तौर पर बरसात के दिनों में ऐसे इलाके कहीं ना कहीं हादसों का शिकार लोगों को बना देते हैं। इस रोड पर अगर कोई निकलता है तो वो किस तरीके से निकलेगा, और रोड को बंद तक किया हुआ है। सामने देखेंगे आप, मलबा डाला हुआ है। सर्विस रोड से अगर कोई चाहकर निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पाएगा। प्राधिकरण के संबंधित जो विभाग हैं, क्या बिल्डर को सड़कों को रोकने की परमिशन देते हैं, ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सड़कों को डैमेज करने की परमिशन दी जाती है या इस तरीके से अपना जो मलबा है वो डालने की परमिशन दी जाती है। ये अधिकारियों की लापरवाही सीधे तौर पर दर्शाती है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती। जब कोई हादसा यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद तमाम तरीके की फाइलें निकाली जाएंगी, जांच के आदेश दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर की मौत के बाद एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। कहा गया कि शहर में मौजूद गड्ढों की फोटो भेजी जाए। दावा था कि तुरंत कार्रवाई होगी, लेकिन हमने इस दावे की भी जमीनी पड़ताल की। नोएडा में इंजीनियर की मौत के बाद तमाम तरीके के आदेश दिए। सड़कों के गड्ढे और बिल्डरों के प्लॉट के गड्ढों को सुरक्षित बनाने के लिए सीओ द्वारा भी आदेश दिए गए और पहले एक नंबर जारी किया गया था, जिस नंबर पे कहा गया था कि कहीं भी गड्ढा या ऐसा असुरक्षित रोड अगर आपको दिखाई देता है जहां दुर्घटना हो सकती है, उसकी जानकारी आप इस व्हाट्सएप पर डालेंगे तो आपकी जो समस्या है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। नोएडा पुस्ता रोड, जहां जगह जगह जानलेवा गड्ढे मौजूद हैं। सड़क की हालत बद से बदतर है। यहां से रोज हजारों लोग गुजरते हैं। जब हमने इन गड्ढों की तस्वीरें हेल्पलाइन नंबर पर भेजनी चाहिए तो हैरान करने वाली इस बात सामने आई। उस नंबर पर व्हाट्सएप ऐप ही चालू नहीं मिला, यानी आदेश तो जारी हुए लेकिन सेवा शुरू करना तक संबंधित अधिकारी नहीं कर पाए। पुस्ता रोड पर हम मौजूद है, सेक्टर 125 के पास। सबसे पहले आपको गड्ढा दिखाते हैं। ये पूरे रोड की बात की जाए तो सेक्टर 94 से लेकर सेक्टर 150, 145 तक ये पुस्ता रोड जाता है और पिछले कई सालों से इसी तरीके से जो बदहाली है उससे जूझ रहा है। यहाँ पर गाड़ियों की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो इसलिए इस रोड से निकलती हैं कि एक्सप्रेसवे पर जाम की स्थिति बनी रहती है, तो उससे बचने के लिए तमाम जो गाड़ियाँ हैं यहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ निकलती हैं। लेकिन इस तरीके के गड्ढे इस रोड पर अलग अलग जगह हैं। इस गड्ढे की जो गहराई है वो तकरीबन 5 फीट के आसपास होगी। अगर किसी गाड़ी का टायर इस गड्ढे के अंदर जाता है तो बड़ा हादसा हो सकता है, लोगों की जान भी जा सकती है। और इसको सुधार के लिए नोएडा सिंचाई विभाग और नोएडा प्राधिकरण के बीच में फाइलों का आदान प्रदान पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसका निर्माण कार्य सिंचाई विभाग को कराना है, इसकी जो पैसा सैंक्शन है वो नोएडा प्राधिकरण को करना है। लेकिन लगातार इसी तरीके की जो बदहाली है सेक्टर 125 के पास के इलाके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब तमाम गाड़ियों की भी तस्वीर आप देखिए, गड्ढे की भी देखिए। जो बिल्डर साइड हैं यहाँ उनकी भी हमने तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। कहीं बांस लगा दिया जा रहा है, कहीं टीन सेट लगा दिया जा रहा है। तो इस नंबर पर अगर हम इस फ़ोटो को भेजना चाहें तो आप अधिकारियों का आलम देखिए, ये नंबर दिया गया है। इस नंबर पर हम जाएंगे तो यहाँ सीधे तौर पर आप देखेंगे फ़ोन करने का तो ऑप्शन है, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं जा पाएगा। उसके लिए इनवाइट भेजना पड़ेगा। इनवाइट हमने भेज दिया है। इनवाइट भेजने के बाद टेक्स्ट मैसेज गया और टेक्स्ट मैसेज जाने के बाद में सुबह भी हमने ट्राई किया था, तो इस तरीके का जो मैसेज है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर व्हाट्सएप को ओपन करते हैं यहाँ से तो सेम उसी मैसेज पर वापस आ जाते हैं। यानी आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार ने दिशा निर्देश दिए, प्राधिकरण की तरफ से नंबर जारी किया गया, लेकिन अगर आप इस नंबर पर कोई फ़ोटो वीडियो भेजना चाहते हैं तो युवराज की मौत के 12 दिन बाद भी व्हाट्सएप नंबर चालू नहीं किया गया। ये सवाल बेहद गंभीर हैं। क्या आदेश सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं और क्या कार्रवाई सिर्फ हादसों के बाद ही होती है? अब नजर डालते हैं गाजियाबाद पर। युवराज की मौत के बाद यहां प्रशासन सतर्क नजर आया। एक्सीडेंट पॉइंट चिन्हित किए गए। पहले चरण के सर्वे में करीब 150 डेंजर पॉइंट सामने आए। सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। खुदे हुए बेसमेंट पर बैरिकेडिंग के आदेश जारी हुए। हम लोगों ने 22 तारीख को ये निर्णय लिया था कि जनपद गाजियाबाद में जितने हमारे ऐसे संवेदनशील स्थल हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या एक्सीडेंट्स होने की संभावना है और किसी की क्षति हो सकती है, तो उसको लेकर मैंने एक डेडलाइन दी थी कि 5 दिनों में उस पर सर्वे करके उसको चिन्हित कर ले। कल विभागीय बैठक उसमें बुलाई गई थी और लेकिन संबंधित कार्यकारी संस्थाओं द्वारा थोड़ा और समय से मांगा गया है,
और युद्ध स्तर पे चिन्हीकरण का काम चल रहा है। तो अगले 1 सप्ताह में हम लोग इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। गाजियाबाद के डीएम रविंद्र कुमार मादन की तरफ से बीती 22 तारीख को सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं उनको चिन्हित करें और अगले 5 दिनों के अंदर उन सभी के बारे में डीएम को अवगत कराया जाए, जिसके बारे में बैठक भी ली गई। डीएम रविंद्र कुमार मादन ने बताया कि सभी विभागों ने तकरीबन 150 पॉइंट चिन्हित किए हैं, जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिकाएं, पीडब्ल्यूडी विभाग सम्मिलित हैं और सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी ब्लैक स्पॉट अब तक चिन्हित किए गए हैं सभी जगह पर बैरिकेडिंग की जाए, उनको भरवाया जाए, वहां पर रिफ्लेक्टर लगवाए जाएं ताकि हादसों में कमी लाई जा सके। जीडीए, नगर निगम, आवास विकास और पीडब्ल्यूडी ने मिलकर सर्वे किया। 30 जनवरी को दूसरी समीक्षा बैठक होनी है और भी खतरनाक पॉइंट्स चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी कार्यदायी संस्था की लापरवाही की वजह से कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है और अगर कोई भी जनहानि होती है तो उस कार्यदायी संस्था ने क्या वहाँ पे लापरवाही की है तो उसका हम डिटेल ऑडिट कराएंगे। क्या उनको करना था जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसमें फिर कार्यदायी संस्था की और जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर होंगे उसकी जिम्मेदारी भी देंगे। कुछ विभागों की तरफ से अभी और ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने बाकी हैं, जिसके लिए 1 हफ्ते का समय डीएम गाजियाबाद की तरफ से और दे दिया गया है। लेकिन डीएम ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर कहीं भी भविष्य में हादसा होता है जिसके लिए संबंधित विभाग जिम्मेदार पाया जाता है या उस एरिया का अधिकारी जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके खिलाफ ऑडिट जांच कराकर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही संबंधित ठेकेदार या फर्म जिसने वहां पर काम किया है उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ती दिखाई जा रही है ताकि भविष्य में जिस तरह का हादसा नोएडा सेक्टर 150 में युवराज के साथ हुआ, ऐसा हादसा गाजियाबाद में ना हो या दोबारा से इस तरह का हादसा देखने को ना मिले। युवराज की मौत एक चेतावनी थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिस्टम ने उस चेतावनी को सुना? आज भी खुले गड्ढे, टूटी सड़कें और लापरवाह अधिकारी उसी कहानी को दोहरा रहे हैं, क्योंकि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक हर गड्ढा एक नई मौत का इंतजार करता रहेगा। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।